नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। याद रखिए, ये जो सीरीज है ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो बच्चे इस बार यानी 2023-24 सेशन के अंदर बीए एलएलबी एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। चाहे वो कॉलेज हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, डीडीयू हो, एलयू हो, ये देखिए यूपी कॉलेज में नहीं है, ठीक है, यूपी कॉलेज में नहीं है, एससीपीजी हो, ये जितने भी कॉलेज हैं, एनटीडी कॉलेज भी है इसके अंदर, यहाँ पे मिस हो गया है, तो उसमें अगर आप एलएलबी का या एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको रहेगी एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा और ये वीडियो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेड बच्चे इसको इग्नोर करेंगे। ये आप लोगों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि ये जो सीरीज है इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लाए हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए आज देखिए इसमें हम क्या करने वाले, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, उसको हम लोग ने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टिव थे जो हर कॉलेज में जनरली पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को ही हम सिलेक्टेड लाए हैं ताकि क्या हो, और उसके टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप उसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, चलिए, और एक चीज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के लिए है कि सिलेबस देखिए आपका आ चुका है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। और सिलेबस क्या है बीएलएलबी और एलएलबी का, ये हमने वीडियोस डाल दिया है चैनल पे, तो आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा बीएलएलबी एंड एलएलबी का। चलिए आज का ये सीरीज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और आज का हमारा पहला प्रश्न आया आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, Which constitutional amendment provided constitutional status to urban local government? यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन, क्या शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन सा वो संविधान संशोधन था? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 71 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये हमें दिया गया है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अंदर ये दिया गया है। अब अगर बात करें इसमें, देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है, रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात यहाँ पे किया गया है, उसमें दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन यानी अब हमने बताया कि आपको दो ही याद रखना है, यानी 72वां संविधान संशोधन नहीं होगा इसका ऑप्शन, और 71वां भी नहीं होगा। अब जब हमने दो आपको बताया कि 73वां और 74वां इंपॉर्टेंट है, तो ये किससे डील करता है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ये अब इसमें बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किससे बात करता है? तो ये डील करता है हमारा 73वां जो है ये किससे बात करता है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से हमारा संबंधित है। और 74वां जो संविधान संशोधन हमारा हुआ था ये हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा है अर्बन या फिर कह सकते हैं शहरी नगर पालिका प्रणाली, नगर पालिका प्रणाली जो लाया गया था भारत के अंदर। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या हुआ, संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था गांवों के लिए लाया गया था, गांव में, भारत के गांव में लागू किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन शहरी नगर पालिका प्रणाली को लाया गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी नगर पालिका प्रणाली कब लाया गया था? तो वो लाया गया था हमारा 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको रखा कहां गया है? तो इसको रखा गया है, ये हमारा कहां पे दिया गया है? पार्ट 9A के अंदर दिया गया है। ये संविधान संशोधन हुआ था तो इसको कहां पे रखा गया है? पार्ट 9A के अंदर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू 86 अमेंडमेंट केम इन फोर्स।
यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, किसका, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया था। देखिए राइट टू एजुकेशन की जो बात किया गया है, शिक्षा का अधिकार यहां पे देखिए दिया होगा राइट टू एजुकेशन, ये कहां पे है, तो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है ये दिया गया है हमारा कहां पे, आर्टिकल अनुच्छेद 21 ए के अंदर दिया गया है। राइट टू एजुकेशन कहां पे दिया गया हमारा, आर्टिकल 21 ए के अंदर दिया गया है। इसको कब लाया गया था, तो इसको लाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर लाया गया। कब लाया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर लाया गया था। यहां पे क्या बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। क्या बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, और वो कितने साल के बच्चों के लिए है, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये सरकार प्रोवाइड कराएगी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात यहां पे करता है क्या, हमारा यहां पे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कब लाया गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 ए के अंदर लाया गया था, और ये कब लाया गया, 2002 के अंदर लाया गया था। यानी ये भी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, और ये चीजें आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। कब लाया गया था राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन लाया गया था 2002 के अंदर। 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में रखा गया है, तो ये रखा गया हमारा आर्टिकल 21 ए के अंदर रखा गया है, और इसमें कितने साल के बच्चों की बात की गई है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आपसे ये पूछ देगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस अनुच्छेद में दिया गया या किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, राइट टू इंक्वायरी ऑप्शन ए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्वेस्टमेंट, राइट टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, जांच का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवेश का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, क्या हो जाएगा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए ये लाया गया था हमारा क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन स्टैंड फॉर जांच का अधिकार नहीं होता, ये होता है सूचना का अधिकार। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। राइट टू इंफॉर्मेशन इज स्टैंड फॉर, आरटीआई इज स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार जो है हमारा आरटीआई का पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मानव अधिकार की बात कर रहा है, वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, कब उसको, यानी किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था, कौन से साल में मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा में अंगीकार किया गया था। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम कि कब उसको, किस ईयर में अडॉप्टेड किया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें, इसको लाया गया था 10 दिसंबर 1948 के अंदर। कब लाया गया था, 10 दिसंबर 1948 के अंदर लाया गया था। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस साल में किया गया था, तो जाहिर सी बात है उसी साल में होगा, तो ये हट जाएगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी 1948, 10 दिसंबर 1948 के अंदर ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रिंग्स जेड सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जेड, ठीक है, विच द केव ऑफ जेड्स प्लेड डिसऑनेस्टली रन अवे। देखिए डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो गया कि गलत तरीके से, ठीक है, मतलब गलत मनसे के साथ, ठीक है, अवे विद द प्लेट विदाउट जेड कंसेंट। तो विदाउट जेड कंसेंट क्या हो गया, वो लेके उसको भागता है, डिसऑनेस्ट रन अवे, ठीक है, मतलब बेईमानी से क्या करता है, भागता है, लेके कोई चीज भागता है और बिना जेड को बताए हुए। ए हैज कमिट, ए क्या है, एक सर्वेंट है जेड के घर पे। देखिए ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पे सर्वेंट है जो काम कहां पे करता है, जेड के घर पे करता है। जेड के घर में प्लेट था, अब ये प्लेट को लेके क्या होता है, ये ए भागता है, ए कहां पे भागता है
और ये विदाउट जेड के कंसेंट के बताए हुए ये चीजों को लेके भागता है। तो ये क्या किया, ए ने क्या कमिट किया, ठीक है। अब बात करते हैं क, जो य का सेवक है, क्या है, क यानी ए जो है वो जेड का क्या है, सेवक है, नौकर है, और जिसे य ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त की है, यानी ए जो जेड है उसने क्या बोला कि सामान को देखने रखने के लिए यहां पे बोला गया है। यदि यह की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, क दायी होगा, यानी उसने क्या किया, उसकी प्लेट को लेकर भाग गया, तो वहां पे उसने क्या कमिट किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, वहां पे देखरेख के लिए रखा गया है ना, उसी चीज को अपनी प्लेट की देखरेख के लिए, देखिए अपनी प्लेट की देखरेख के लिए रखा गया है। अब देखिए दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, आपराधिक न्याय में भंग हेतु, या फिर चोरी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा आंसर, वो हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को रखा और उस व्यक्ति ने हमने उसको पूरी जिम्मेदारी सौंपी और उस व्यक्ति ने उस चीज, उस प्रॉपर्टी का या उस वस्तु का मिसयूज किया, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे मेरा कोई घर है, हमने किसी नौकर को वहां पे रख दिया कि भाई आप यहाँ पे इसकी देखरेख करो, और वो व्यक्ति क्या करता है, उस देखरेख तो करता है, साफ सफाई करता है, पर साथ ही क्या किया उसने, आप एक मूवी देखे होंगे जहां पे क्या होता है, किसी नौकर को दिया जाता है वहां पे रहने के लिए कि रहता है, तो वो क्या करता है कि मालिक का जो वो पूरा क्या बोलते हैं, जो बार एरिया था उनकी ड्रिंक वो पी लेता है, उसमें पानी भर के डाल देता है, वो करता है, उनके घर में किराएदार को बुला के दे देता है उन लोगों को घर। तो ये बिना मालिक के जानकारी के, आप मालिक ने उसको अपॉइंट किया कि आप मेरे घर का देखरेख करो, पर नौकर क्या कर रहा है, उनके घर में अल्कोहल उनका कंज्यूम करने लगा, उनके घर में लोगों को रख दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो आपराधिक न्याय भंग हेतु कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या, अब चीटिंग में क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को लेके भाग जाता है बिना किसी के कंसेंट के, बिना पूछे किसी चीज को चुरा के भाग जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, चीटिंग में तो देखिए छल होता है, ये आप सभी को पता होगा। मिसचीफ करना मतलब क्या होता है, किसी को मतलब गलत तरीके से ऐसा करना कि उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेना या फिर ऐसे करना मिसचीफ के अंदर आ जाता है। चीटिंग में क्या होता है, छल करना हो गया, ठीक है, बेईमानी करना। लेकिन यहाँ पे बेईमानी तो हो नहीं रही है, चोरी ही हो रहा है, लेकिन वो भाग रहा है, तो बेईमानी तो नहीं होती ना, क्योंकि बेईमानी के लिए क्या होता है, वो सामने से होता है, ऐसा लेके कोई भागता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपनी प्लेट की देखरेख के लिए व्यस्त किया गया, यानी जिस प्लेट को हम देखने के लिए आपको बोले आप उसी को लेके भाग रहे हैं। तो यहां पे देखिए थेफ्ट तो नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, आपराधिक न्याय भंग हेतु हो जाएगा ऑप्शन। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए आपको रखे हैं, किसी पर्पस के लिए आपको हम रखे हैं, और आप उस पर्पस का सदुपयोग नहीं करके, यानी हमने आपको घर की साफ सफाई के लिए रखा है और आप घर में कूड़ा करकट भरे जा रहे हो, ठीक है, उसका गलत यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, यानी आपराधिक न्याय भंग कर रहे हो। वहां पे चोरी नहीं होगा। प्लेट को लेकर उसने भागा, पर प्लेट की देखरेख के लिए ही तो उसको रखा गया था ना। नौकर को किसने, जेड ने क्यों रखा था, ताकि वो क्या करे, उस प्लेट की देखरेख करे। अब उस प्लेट की देखरेख के लिए आपको हम रखे और आप उसको लेकर अगर भाग रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया है। 71वां संविधान संशोधन, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के उद्देश्य अध्यादेश होगा, वहां पे गलत लिखा गया द्वारा, नन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा तो नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी लास्ट में अनुमति चाहिए होती है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, हमारा दिल्ली का गठन हुआ था। दिल्ली जो हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, इसका गठन कब हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम दिल्ली राजधानी का गठन किया गया था। आपको उतनी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए आपको ये याद रखना, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नहीं है, यानी
नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है नागरिकों का। रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आदर करना, ये तो रखा ही गया है, ठीक है। आगे बात करें रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का आदर करना ये नहीं रखा गया है, ठीक है, सरकार का आदर करना। रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम, ये रखा गया है, ठीक है। यानी ये तीनों आपके फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज है उसके अंदर दिया गया है, पर ये नहीं दिया गया और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर बात करें हम, देखिए फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रसिया से लिया, रसिया से लिया गया है, ठीक है। ये कहां पे दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 51A के अंदर दिया गया है, ठीक है। कितने होते हैं ये, तो ये टोटल 11 होते हैं, 11 होते हैं। पहले कितने थे, पहले कितने थे, 10 थे। बाद में कब हुआ, एक और जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ये कहां पे रखा गया है, तो ये रखा गया हमारा पार्ट 4A के अंदर रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद हमने बताई दिया आपको। तो देखिए इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि कहां से लिया गया, रसिया से लिया गया है। कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, 10 पहले थे, 42वां संविधान संशोधन के तहत फिर एक और जोड़ा गया, उसमें शिक्षा का अधिकार उसमें और जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था। किसके रिकमेंडेशन पे है, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। रिकमेंडेशन किसके द्वारा था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा था, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 51A के अंदर है, 11 होता है, रसिया से लिया गया है, पार्ट 4A के अंदर है, 11 होते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 86वां संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं, फाइनेंशियल कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी, ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का देखिए जो बात किया गया है, फाइनेंस कमीशन की जो बात किया गया है, ये दिया कहां गया, ये आर्टिकल वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद हमारे जो दिया गया संविधान में 280 में दिया गया है ये, ठीक है। ये कितने सालों पे किया जाता है प्रत्येक, तो ये हर प्रत्येक 5 साल पे किया जाता है, यानी ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा और ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक 5 साल पे इसको किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बताइए जरा, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ठीक है। फाइनेंस जो कमीशन है हमारा, फाइनेंस कमीशन के प्रेजेंट में यानी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, नंद किशोर सिंह है। कौन है, आपको ये याद रखना है, नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह क्या है, फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन है। आपको ये याद रखना, अनुच्छेद 280 से रिलेटेड है और इसका जो गठन होता है वो प्रत्येक 5 वर्षों पे ही होता है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी भारत के सदस्य के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए क्या दोनों सदन जो होते हैं यानी लोअर हाउस और अपर हाउस की दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसमें 2 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है और एक क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा और प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा। अब लोकसभा का स्पीकर देखिए क्या होता है, अध्यक्ष होता है। देखिए ये जो संयुक्त बैठक होती है ना, इसका देखिए संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है। कौन होता है, तो आपको हमने बता ही दिया कौन होता है,
तो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र नहीं, संयुक्त बैठक, ठीक है, यानी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा स्पीकर है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है। क्या होता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाता है। अब अगर बात करें इसमें कुछ और क्वेश्चंस को अगर हम ऐड करना चाहें तो अभी लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष पहला कौन था, फर्स्ट यानी प्रथम कौन था, और हमारा वर्तमान में कौन है, वर्तमान, बताइए। जो फर्स्ट थे हमारे वो गणेश वासुदेव थे। कौन था, गणेश वासुदेव। देखिए पहले कौन थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव थे, और अभी कौन है, तो वो है ओम बिरला, ठीक है, क्या है, ओम बिरला। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और राष्ट्रपति के बारे में भी अगर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या था, ये पहला कौन था, देखिए प्रथम कौन थे, प्रथम कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा क्या, जी हाँ आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ये आप लोग जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, ये आप लोग के मैं ये कर देता हूं, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। आप लोग का कमेंट बहुत ऊर्जा देता है हमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। लोकसभा की बात करें, संयुक्त बैठक बुला सकता है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, राष्ट्रपति उसकी बुला सकता है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है। पहले लोकसभा स्पीकर जो थे वो कौन था, गणेश वासुदेव थे, वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और एक जो हमने क्वेश्चन बोला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह क्या है, विवाह क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, एक सेक्रामेंट है, संस्कार है, नाइदर, या तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और सेक्रामेंट भी नहीं है, न तो संविदा है न तो संस्कार है, नन ऑफ द एबव। देखिए ये नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू विवाह अधिनियम है, ये एक संस्कार होता है। क्या है, हिंदू मैरिज क्या है, हिंदू जो मैरिज है ये क्या है, एक संस्कार है, ठीक है, ये हिंदू मैरिज क्या है, एक संस्कार है। वहीं अगर मुस्लिम मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज क्या है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज क्या है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, और हिंदू मैरिज क्या है, हमारा यहाँ पे एक संस्कार है। तो आपको क्या ऑप्शन करना होगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट, संस्कार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following judge of the Supreme Court famously known as the Green Judge, यानी निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ग्रीन जज के नाम पे प्रसिद्ध है। तो ग्रीन जज के नाम से प्रसिद्ध हमारे जो थे वो कृष्णा क्या थे, कुलदीप सिंह थे, ठीक है। कौन थे वो, कृष्णा अय्यर नहीं थे, वहां पे कौन था, कुलदीप सिंह थे। तो आपको ये नाम याद रखना, जस्टिस कुलदीप सिंह को क्या कहा जाता है, ग्रीन जज कहा जाता है। इनको जस्टिस कुलदीप सिंह को क्या कहा जाता है, ग्रीन जज कहा जाता है, ग्रीन जज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे पीआईएल लाया था, पीआईएल्स लाया था बहुत सारा, पीआईएल लाया था बहुत सारा, ठीक है। और पीआईएल की अगर बात करें तो आपको ये डेट याद रखना होगा, मतलब पीएन भगवती साहब को याद रखना होगा, इन भगवती भी आपको याद रखना होगा। पीआईएल लाया था इन्होंने ही, पीआईएल को इंट्रोड्यूस कराया था, पीआईएल को क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था। किस केस के अंदर कराया था, तो वो केस हमारा क्या था,
ये कब कराया था? तो ये कराया था 1976 के अंदर कराया था। वो केस कौन था? तो वो केस आप याद रखिएगा, वो केस था हमारा हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो प्रिजनर्स थे यानी जो जेल के कैदी थे उनको बहुत ही गंदे तरीके से रखा गया था, उनको प्रॉपर खाना नहीं, उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। उसमें क्या होता, पीएन भगवती साहब ने क्या किया था, और 1976 में जो हुसैना आरा खातून केस था, इसके अंदर क्या होता, पीआईएल को इंट्रोड्यूस कराया था। वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि पीआईएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको याद रखना है ये भी। पीआईएल पहली बार लाया गया था 1976 के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका होता है यानी लार्ज स्केल के पीपल पे रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कोई। जैसे एग्जाम में किसी चीटिंग हुई तो वहां पे हर बच्चा केस ना करे, एक व्यक्ति चाहे तो सबके बिहाफ पे केस कर सकता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें रखा गया था। ये कर कहां सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 होता है, और हाई कोर्ट में कहां पे रखा गया है इसको, 216 के तहत पीआईएल किया जा सकता है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहां पे है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इससे हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी लास्ट सीरीज जो हमने कराया था उसमें आपसे क्या पूछा था, कितने जज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसका देखिए लोकेशन जो है, ये इसका जो फॉर्मेशन है वो कहां पे है, द हैग नीदरलैंड में। कहां पे है, द हैग नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन अगर हम बात करें, स्थापना जिसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंदर नंबर ऑफ जजेस की बात करें, नंबर ऑफ जजेस की बात करें, जजेस की संख्या कितनी थी, 15 था। और उनका कार्यकाल था, जजेस का कार्यकाल, जजेस का कार्यकाल जो है वो आपको याद रखना है 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष। ठीक है, ब नहीं है, व है। ठीक है, 9 वर्ष के लिए होता है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। आपको ये याद रखना है क्या, कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हैग नीदरलैंड में है। इसका स्थापना जो हुआ था 1945 के अंदर हुआ था। इसके नंबर ऑफ जज अभी वर्तमान समय में 15 है, और इसका जो कार्यकाल है जजेस का वो 9 वर्ष के लिए होता है। तो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैग नीदरलैंड। ठीक है, ये पूरा भी आ सकता है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज द मिनिमम एज लिमिट टू बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या, अर्हता क्या है, मतलब यानी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। देखिए ये 3 जो डेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए देखिए जो आयु रखी गई है, लोकसभा की अगर बात किया जाए तो लोकसभा के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, एक सेकेंड, लोकसभा की जो एज रखी गई है वो 25 साल रखी गई है। राज्यसभा की जो एज रखी गई है वो क्या रखा गया है, राज्यसभा के लिए 30 साल रखा गया है। और प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, इसको राष्ट्रपति के लिए रखा गया है 35 साल। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। और प्रधान के लिए, गांव में प्रधान के लिए 21 वर्ष रखा गया है। गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, उसके लिए कितना रखा गया है, प्रधान के न्यूनतम आयु कितनी रखी गई, 21 वर्ष रखा गया है। ये चारों डेट आपको याद रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोकसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज 30 साल, राष्ट्रपति के लिए कितना रखा गया है, 35 साल। अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसका एज कितना होना चाहिए,
35 साल, अरे 30 साल होना चाहिए। और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल एज होनी चाहिए उसकी मिनिमम। और अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना है, प्रधान की न्यूनतम एज कितनी रखी गई है, 21 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी एक्सटीड, यानी संसद के दो अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अंतर नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता है, यानी कितना एक साल में होना चाहिए, तो वो होता है 2 बार होता है। तो इसमें दो बार बैठक होनी चाहिए उसमें। ठीक है, 2 बार क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए उसके बीच में। 2 सत्र होता है उसके अंदर। ठीक है, 2 सत्र होता है तो यानी क्या हो जाएगा, साल में 2 बार हो जाएगा। साल में 12 महीने होते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 6 महीने के अंदर उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। देखिए अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, यानी भारत में भी कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। पहली महिला जो न्यायाधीश बनी है मुख्य न्यायालय के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बनी है फातिमा बीबी बनी है। ठीक है, फातिमा बीबी क्या है, ये पहली मुख्य नहीं महिला न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में पहले जज के बारे में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो पहले जज बने थे वो कौन बना था, एच.जे. कानिया साहब थे। एच.जे. कानिया, ये क्या थे, हमारे फर्स्ट जज थे। ये क्या थे, पहले जज थे ये। ठीक है, और अभी का वर्तमान का आप मुझे बताओगे, वर्तमान CJI, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में अगर रिप्लाई करते हैं इस आंसर का, तो हम समझेंगे कि सिंसियर हैं और थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखने की कोशिश किया जाएगा उन सभी बच्चों का जो कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान में CJI कौन है ये आपको बताना है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया आर, यानी भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है, 21, 22, 23, 24। तो ये सब नहीं है, कितना है अभी कितना है, हाई कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, अभी नंबर ऑफ सीट्स है 25। और ऐसे 6 राज्य हैं, 6 राज्य और यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, जिसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा वो ऐसे 6 हाई कोर्ट हैं। 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें एक राज्य से ज्यादा का कार्यभार है, एक से ज्यादा कार्यभार है। ठीक है, ये 6 हाई, मतलब टोटल अभी 25 ही है, तो 25 हाई कोर्ट है और 6 ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा का क्या है, उसमें जुरिडिक्शन दिया गया है यहाँ पे। विच डे ऑफ द सेलिब्रेटेड एज लॉ डे, लॉ डे किस विधि दिवस, यानी विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं, संवैधानिक दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं। किस दिन कहते हैं, तो ये हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था, ये हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ था। ये बना था। ठीक है, क्या था, बना। और ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ है, थोड़ा स्पेलिंग समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लागू हुआ था। तो संविधान दिवस हमारा कब मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये कब से मनाना शुरू किया गया है, तो ये 2015 से शुरू हुआ है। 2015 में फर्स्ट टाइम मनाया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब, 2015 में मनाया गया था। तो ये हो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा 26 नवंबर हो जाएगा। हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो संविधान बनने में देखिए, संविधान बनने में कितना लगा था, 2 साल
11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, हमारा लॉ दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। 2015 से मनाना शुरू किया गया था, पहला बार मनाया गया था। हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ अ लॉ कमीशन प्रेजेंटली, यानी विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस BS चौहान, जस्टिस AP शाह, जस्टिस HL तुल्ला या नन? कौन होगा बताइए। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा अभी अगर वर्तमान समय में देखिए विधि आयोग की अगर बात करें इसमें वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष है यहाँ पे? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी क्या है यहाँ पे? अभी वर्तमान समय में यहाँ पे क्या है? विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में है। फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट था लॉर्ड मैकॉले। कौन था? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले क्या था? पहला चेयरमैन था लॉ कमीशन का। और अभी वर्तमान समय में कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी क्या है हमारे यहाँ वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड, यानी संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है? DPSP की बात किया गया है। DPSP कहां पे रखा गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाग 2 जो हमारा है ये नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। ये कहां पे दिया गया? तो ये आर्टिकल हमारा कहां दिया गया है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में दिया गया है। पार्ट 3 हमारा जो बात करता है ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। क्या है हमारा? ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है ये, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ये कहां पे दिया गया है? ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं अधिकार, ये होते हैं 6। और ये कहां पे दिया गया? तो अनुच्छेद ये दिया गया हमारा 12 से 35 तक दिया गया है। आगे अगर हम बात करें भाग 4 जो है हमारा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP की बात करता है। DPSP, और ये कहां से कहां तक दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है। आगे अगर बात करें ये हमारा, तो ये हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात करता है, जो कहां पे दिया गया हमारा? अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि पार्ट 2 में क्या दिया है? सिटीजनशिप, नागरिकता दिया गया है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, DPSP पार्ट 4 में, और पार्ट 4A में क्या दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इलेक्टेड द हेड ऑफ द ब्लॉक प्रमुख, यानी ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है? नहीं, ग्राम पंचायत नहीं करता है। मेंबर ऑफ सरपंच भी नहीं करता है, और रेसिडेंट्स ऑफ ये भी नहीं करते हैं। यानी जो ब्लॉक प्रमुख होता है इसको कौन करता है? मेंबर ऑफ पंचायत करते हैं। ठीक है, पंचायत के सदस्य जो होते हैं वही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और जो भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र PG कॉलेज, LU कॉलेज, DDU और TD कॉलेज में LLB क्या BLLB की फुल फ्लेज अगर तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके कंप्लीट सिलेबस को आप पढ़ना चाहते हैं, उसके नोट्स और PDF, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ हम लोग करा रहे हैं हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे। हमारा पेड बैच चल रहा है, आप उस पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम आपको क्या करेंगे? पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। क्योंकि देखिए जो LLB और BLLB है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, और प्रोफेशनल कोर्स में किसी भी कोर्स के मुकाबले कंपटीशन ज्यादा होता है, लोग ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ सीट कम होती है। नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से और लोगों के ज्यादा अप्लाई करने की वजह से क्या होता है? कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से तैयारी करना तो आप हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हो,
जहां पे हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को कराएंगे, उनके डाउट सेशन को भी रखा जाएगा। मैं पर्सनली आपको वहां पे गाइड करने वाला हूं, तो आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़ के प्रॉपर तैयारी अपनी कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी और बीएलएलबी के लिए चल रहा है हमारा जो क्रैश कोर्स चलेगा, वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलेगा। और अगर कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड पढ़ाई में अगर आपको कोई भी क्वेरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे ऑफिस का नंबर है 6387986764 पे कॉल करके, टाइमिंग जो है वो क्या है, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। या फिर अगर कोर्स में एनरोल होना है तो भी आप यहाँ पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे एनरोल होना है और क्लासेस आपकी कैसे चलेंगी। और ये क्लासेस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर मैं आपसे सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा चैनल को। थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आता है और एनर्जी आती है कि ताकि और बेहतर चीजें आपको हम YouTube पे करा पाए। तो आपका कमेंट हम लोग को बहुत उत्साह देता है, तो कमेंट करके हमारे उत्साह को थोड़ा आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।